बुझ जाए सरे शाम ही जैसे कोई चिराग, कुछ यूं है शुरुआत मेरे दास्तान की। जो लूट ले कहार ही दुल्हन की पालकी, हालत यही है आजकल हिंदुस्तान की। हाँ दोस्तों, कल मणिपुर से एक ऐसा वीडियो आया जिसने हम सबको शर्मसार कर दिया और ऐसा लग रहा है कि मानो हिंदुस्तान जिसे माना जाता है कि यह वो देश है जहां पर नारियों का सम्मान ही नहीं होता बल्कि नारियों की पूजा होती है, वह देश किस सीमा तक पतित हो चुका है और वास्तव में अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हम सब जानते हैं कि एक लंबे समय से, लगभग 2 महीने से मणिपुर हिंसा का शिकार है और वहाँ के जनजातीय समुदायों मैतेई, नागा और कुकी के बीच संघर्ष चल रहा है और उस संघर्ष में राजनीतिक रोटी सेकने वाले पक्ष और विपक्ष के नेता अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं और आम जनता पीसी जा रही है। अब तक कई सौ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों लोगों को अपने घर से, अपनी जमीन से, अपनी जायदाद से महरूम होना पड़ा है। नेताओं की राजनीति में लेकिन कोई कमी नहीं आई है। सभी राजनेता वर्ष 2024 में आम चुनाव रूपी जो महाभोज होना है, उस महाभोज की तैयारी में लगे हुए हैं। कोई इंडिया बना रहा है तो कोई एनडीए बना रहा है। आम आदमी की परवाह किसी को भी दिखाई नहीं पड़ रही है। बड़े ही अफसोस की बात है कि जो घटना अब से लगभग 2 महीने पहले घटित हुई और उस घटना को अब तक दबा करके रखा गया था, उस घटना के उजागर होने के बाद भी अभी भी पक्ष और विपक्ष के लोग राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। लगभग 2 महीने पहले की घटना है कि कुकी समुदाय का एक परिवार हिंसा में अपनी जान को बचाने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहा था और उस परिवार को रास्ते में पुलिस दिखाई पड़ी। उसने पुलिस का संरक्षण प्राप्त किया और पुलिस के संरक्षण में वो परिवार जा रहा था जिसमें कि कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष भी थे। इसी बीच में एक दूसरा समुदाय आता है और वह अत्यंत हिंसक है, हिंसा पर उतारू है और पुलिस से कहता है कि वह उन लोगों को गाड़ी से उतार दे। पुलिस वाले चाहे मिलीभगत की वजह से या अपनी जान बचाने के लिए अपने संरक्षण में रखे हुए उन लोगों को उस भीड़ के हवाले कर देते हैं। वो भीड़ पुलिस के संरक्षण से बाहर आए पुरुषों को तो तत्काल मार देती है और इसके बाद जो महिलाएं बचती हैं, उन महिलाओं को पूर्ण रूप से नग्न करके और लगभग कई किलोमीटर तक नंगा घुमाया जाता है और इसके बाद उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया जाता है। आज बहुत दुख हो रहा है यह वीडियो बनाते समय और वास्तव में समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक ओर हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं या विश्व गुरु बनने की दिशा में बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। हम कह रहे हैं कि आने वाला समय
भारत का समय है, 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी होगी। 2047 तक आते आते भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। आखिर ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था का हम क्या करेंगे? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। वास्तव में यही स्थिति है। यदि हम अभी तक सामान्य इंसानियत नहीं सीख पाए तो हम विश्व गुरु क्या खाक होंगे। लेकिन हमारे देश के राजनेताओं की राजनीति जारी है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों इन सब बातों से बेपरवाह होकर के अपनी अपनी टीम को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वास्तव में हमें एक कविता की पंक्तियां याद आ रही हैं कि राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है। राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है, इस मंडी में सबने मदिरा पी ली है। कमर बंद है पुख्ता सिर्फ दलालों के, आम आदमी की तो धोती ढीली है। तो वास्तव में आज जनता महंगाई से त्रस्त है। आज मणिपुर हिंसा से 2 महीने से हिंसा में झुलस रहा है, लेकिन राजनीति अपने चरम शिखर पर जारी है। ये वास्तव में राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है और इसके नशे में कुछ और दिखाई नहीं पड़ता है सिवाय अपने वोट बैंक के, सिवाय सत्ता की दलाली के। हमारे देश के राजनेता यही कर रहे हैं। नहीं तो क्या कारण है कि देश के एक हिस्से में पिछले 2 महीने से मारपीट आगजनी की घटनाएं चल रही हैं और उस हिंसा को रोकने में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। क्या यही हम महाशक्ति हैं? विश्व स्तर पर तथाकथित रूप में हम महाशक्ति बन करके क्या करेंगे जब हम अपने घर के भीतर ही इतने कमजोर हैं कि एक राज्य में हो रही हिंसा को हम 2 महीने से रोकने में विफल हैं। हमें याद आ रही है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पंक्तियां। वे अक्सर कहा करते थे कि देश बाहरी खतरों से नहीं टूटता है, देश बाहरी खतरों से नहीं टूटता है, देश तब टूटता है जबकि जनता का दिल टूट जाता है। तो वास्तव में हकीकत यही है कि देश आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर कि सब कुछ अच्छा अच्छा दिखलाने और बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चीजें वास्तव में दिनों दिन बदहाली की ओर बढ़ रही। और देश की बागडोर जिन लोगों के हाथ में है या भविष्य में आएगी, वे देश के प्रति अपने किस फर्ज को निभा रहे हैं। तो वास्तव में सत्ता पक्ष अपनी सत्ता को बनाए रखने और दोबारा फिर से सत्ता को हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है, तो दूसरी ओर विपक्ष उस सत्ता को छीन करके खुद सत्ताधारी होने के प्रयास में लगा हुआ है। जनता जिन परिस्थितियों से गुजर रही है, जनता का दुख दर्द क्या है, इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। और यदि ऐसी कुछ घटनाओं का उल्लेख भी
विपक्षी दलों के द्वारा या सत्ता पक्ष के द्वारा विभिन्न प्रसंगों में किया जाता है तो अपने लाभ और हानि के गुणागणित को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, निष्पक्ष रूप से नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई ऐसी असंवैधानिक, गैर कानूनी या अमानवीय घटना घटित होती है जिससे सत्ता पक्ष की छवि धूमिल होती हो, तो सत्ता पक्ष उससे अपनी आंख मूंद लेता है या उसको छुपाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर यदि कोई ऐसी घटना घटित होती है जो गैर कानूनी, असंवैधानिक, अमानवीय है, लेकिन उस घटना का जिक्र करने से या उसको मुद्दा बनाने से विपक्षी दलों के वोट बैंक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो वे भी उस घटना पर चुप्पी साध लेते हैं। इस प्रकार से एक बंदरबाट सी सत्ता के लिए राजनीतिक दलों में चल रही है और खूबी की बात यह कि ये सब कुछ जनता के नाम पर ही चल रहा है। जनता क्या चाहती है ये कोई नहीं जानना चाहता, बस ये अपनी रोटी को सेकने में लगे हुए हैं। दरअसल आज एक बड़ी ही त्रासद स्थिति यह आ चुकी है कि बौद्धिक वर्ग, चाहे वह मीडिया के अंतर्गत हो, सोशल मीडिया में या प्रिंट मीडिया के अंतर्गत है, चाहे वह सरकारी प्रतिष्ठानों से जुड़ा हुआ हो या गैर सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, उसकी भूमिका भी बहुत संदिग्ध हो गई है। वास्तव में जिस प्रकार से राजनीतिक दलों के द्वारा दलों का ध्रुवीकरण करके गठबंधन बनाया जा रहा है और अपने अपने स्वार्थों के लिए वे जनता का भी ध्रुवीकरण करने के प्रयास में लगे हुए हैं, ठीक उसी तरह से संचार माध्यमों का भी ध्रुवीकरण हो गया है। पक्ष और विपक्ष के अतिरिक्त एक तीसरा पक्ष भी है या होना चाहिए, जिस पक्ष को हम कहेंगे कि निष्पक्ष अर्थात तटस्थ। और वास्तव में तटस्थ कहना भी उचित नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा पक्ष जिसे वास्तव में देश की, देश के लोगों की और समाज की वास्तविक चिंता हो, जिसे लोगों का दुख दर्द, अपना दुख दर्द महसूस हो, जिसका अपना कोई निहित राजनीतिक स्वार्थ न हो। दुर्भाग्य से इस प्रकार के निष्पक्ष लोगों की संख्या नाम मात्र की रह गई है। सोशल मीडिया के अंतर्गत बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अपने अपने चैनल हैं और जिनके लाखों लाखों सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वे वास्तव में भोंपू की तरह से काम कर रहे हैं। कोई सत्ता पक्ष का भोंपू है तो कोई विपक्ष का भोंपू है। कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री इतने दिनों बाद मणिपुर की घटना पर बोले, तो क्या बोले, और इससे अच्छा होता कि वो बोलते ही नहीं। मानो प्रधानमंत्री के बोलने मात्र से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उनको चिंता उस घटना की नहीं है, उनका उद्देश्य यह है कि इस घटना के बहाने कैसे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया जाए। तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष है
जो ये कह रहा है कि मणिपुर में घटना घटित हो रही है, ये निंदनीय है, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए और इसकी जांच होगी, दोषियों को दंडित किया जाएगा, कल्प्रिट्स विल नॉट बी स्पेयर्ड, इंसिडेंट्स ऑफ मणिपुर इज शेमफुल, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इसी प्रकार की घटनाएं अन्य राज्यों में भी हो रही है और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस प्रकार की घटनाओं के प्रति सचेत होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि अपनी कमीज को साफ बतलाने के लिए दूसरे की कमीज को दिखाने की जरूरत क्या है? बेहतर तो यह हो कि सबकी कमीज साफ हो और किसी की कमीज गंदी ना हो। लेकिन अपनी गंदगी को छुपाने के लिए कहें कि देखो देखो तुम्हारी कमीज भी तो गंदी है। तो वास्तव में सत्ता पक्ष और विपक्ष इसी प्रकार की घटिया राजनीति में लगा हुआ है। कल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही शर्मनाक हैं और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार के द्वारा शीघ्रता से कदम उठाया जाना चाहिए। सरकार बताए कि इस दिशा में अभी तक क्या किया गया और यदि सरकारें इस संबंध में कदम नहीं उठाएंगी तो हम स्वयं इस दिशा में कोई कदम उठाएंगे। हम इस तरह की घटनाओं को मुखदर्शक बनकर देखते नहीं रह सकते। तब जाकर के सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोगों की नींद टूटी है, कुंभकर्णी नींद। आनन फानन में मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह के द्वारा पत्रकार वार्ता किया गया और उस पत्रकार वार्ता में ये कहा गया कि इस घटना में जो लोग भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको शीघ्र दंडित किया जाएगा और ऐसे लोगों को फांसी दी जाएगी। प्रश्न ये उठता है कि आप उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ये घटना 2 महीने पहले घटित हुई और जब सार्वजनिक रूप से इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तब जाकर के आपके कानों पर जूं रेंगी और आप पत्रकार सम्मेलन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब तक खामोश क्यों थे? आखिर आप किसके इशारे पर काम कर रहे थे? मणिपुर के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि पिछले 2 महीने से मणिपुर में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। सवाल यह उठता है कि जब एक राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को सार्वजनिक रूप से कबूल कर रहे हैं कि उनके राज्य में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, तो गृह युद्ध जैसे हालात हैं तो हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस आपातकालीन प्रावधान किस दिन के लिए रखे गए हैं? स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 356 में प्रावधान किया गया है कि जब कभी भी राष्ट्रपति को उस राज्य के राज्यपाल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर या किसी अन्य माध्यम से भी यह समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के तहत चलाया जाना संभव नहीं रह गया है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्र की विफलता की उद्घोषणा की जाएगी। जब संवैधानिक तंत्र की विफलता की उद्घोषणा या
फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन दैट स्टेट, इसकी घोषणा कर दी जाती है तो उस राज्य का शासन केंद्र सरकार के हाथों में आ जाता है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उस राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम से राज्यपाल के द्वारा केंद्र के निर्देशानुसार शासन संचालित किया जाता है। क्या 2 महीने का समय इस बात को समझने के लिए केंद्र सरकार के लिए पर्याप्त नहीं है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है? उस राज्य की सरकार उस राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलाने में सफल नहीं रह गई है, उस राज्य में कानून व्यवस्था को बहाल करने में उस राज्य की सरकार विफल हो गई है। आखिर इस बात को समझने के लिए कितना समय चाहिए? प्रश्न यह भी उठता है कि यदि उस मणिपुर की सरकार में केंद्र में सत्तारूढ़ दल की भागीदारी नहीं रही होती, केंद्र में सत्तारूढ़ दल उस सरकार में नहीं रहा होता, तो क्या केंद्र सरकार इस घटना के संबंध में उतना ही धैर्य से काम लेता और अनुच्छेद 356 को लागू नहीं करता? सहज ही कल्पना की जा सकती है कि ऐसी परिस्थिति में यदि किसी ऐसे राज्य में स्थिति उत्पन्न हुई होती संवैधानिक तंत्र की विफलता जैसी, तो केंद्र सरकार निश्चित रूप से बहुत तेजी से कोई ना कोई कदम उठाती या वहां पर अनुच्छेद 356 के प्रावधानों को लागू कर चुकी होती। लेकिन मणिपुर में उसने अभी तक ऐसा नहीं किया। अच्छा, 356 लागू करने में बुराई क्या है? केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है। मूल बात यह है कि राज्य में शांति स्थापित होनी चाहिए। चाहे नगा समुदाय के लोग हों, चाहे कुकी समुदाय के लोग हों, चाहे मैतेई समुदाय के लोग हों, दे ऑल आर फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ऑल इंडियन सिटीजन्स। वे मैतेई बाद में हैं, नगा बाद में हैं, कुकी बाद में हैं, सबसे पहले भारतीय नागरिक हैं। और भारत की सरकार की सर्वप्रमुख संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हर भारतीय नागरिक के जीवन की रक्षा करे। उस राज्य की सरकार की, उस राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल का सर्वप्रथम दायित्व है जो शपथ ग्रहण करते हैं इस देश की जनता की सेवा करने का, इस देश के शासन को संविधान के अनुसार संचालित करने का, संविधान के संरक्षण और परिरक्षण का। वे अपनी शपथ क्यों भूलते जा रहे हैं? आखिर इस तरह की चीजें कब तक बर्दाश्त की जा सकती हैं? विपक्ष इस घटना की आलोचना कर रहा है तो केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री को घेरा जाए या सत्तारूढ़ दल को घेरा जाए, इस मुद्दे को केवल तब उठाया जाए जबकि इस मुद्दे से कोई पॉलिटिकल माइलेज हासिल किया जा सके और उचित मौके पर ही इस मुद्दे को उठाया जाए। चाहे लोग 2 महीने से मर रहे हैं तो मरते रहें। आखिर क्या तमाशा है भाई? यही आपका दायित्व है। लोकतंत्र में इसीलिए कहा जाता है कि जितना मजबूत सत्ता पक्ष हो, विपक्ष को भी कमजोर नहीं होना चाहिए। और विपक्ष वास्तव में एक प्रकार से जनता के लिए वैकल्पिक सरकार के रूप में होता है। तो क्या विपक्ष उस प्रकार की भूमिका का निर्वाह कर रहा है कि विपक्ष के उस बर्ताव से जनता में विश्वास कायम हो सके कि हां, वर्तमान सत्ता पक्ष के स्थान पर यदि विपक्ष सत्तारूढ़ होगा तो बेहतर ढंग से प्रशासन करेगा, उसे जनता
की अधिक चिंता होगी। कम से कम वर्तमान समय में जिस तरह की राजनीति दिखाई पड़ रही है उससे तो ऐसा बिल्कुल ही प्रतीत नहीं हो रहा है। सेलेक्टिव होकर के विपक्ष के नेताओं के द्वारा बयानबाजी की जा रही है। उनका सारा ध्यान केवल राजनीतिक जोड़ तोड़ करके अपना कुनबा बढ़ाने पर लगा है, न कि निष्पक्ष रूप से मुद्दों पर सत्तारूढ़ दल को घेर करके जनता के समक्ष स्वयं को एक बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने पर। आखिर जनता आपको किस आधार पर वर्तमान सत्तारूढ़ दल के विकल्प के रूप में स्वीकार करे? तो इसलिए आज बहुत ही दुखद स्थिति है हमारे देश की। बौद्धिक वर्ग भी तमाशबीन बना हुआ है, बुद्धिजीवी भी खेमों में बट गए हैं। उनकी जो स्वतंत्र चेतना है मानो कुंठित हो गई है। मानो सारे बुद्धिजीवी भी अलग अलग राजनीतिक गठबंधनों से अपने को जोड़ चुके हैं और निष्पक्ष रूप से अपनी बात को कहना उन्होंने बंद कर दिया है। बहुत पहले प्रगतिवादी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा था कि बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्भास। आज के बौद्धिक वर्ग पर, आज की पत्रकारिता पर इसी बात को सार्थक होते हुए देखा जा सकता है कि कृतदास है, खरीदा हुआ दास है। विभिन्न राजनीतिक दलों और प्रतिष्ठानों के पक्ष में या उनके विपक्ष में अपने अपने लाभ और हानि को ध्यान में रखते हुए ये बौद्धिक वर्ग अपना विचार व्यक्त कर रहा है। जनता के हित में निष्पक्ष रूप से अपना विचार व्यक्त करने वाले लोग बहुत ही कम, बहुत अफसोस हो रहा है इस बात को कहते हुए कि बहुत ही कम लोग रह गए हैं। आज की हालात क्या है? धर्मवीर भारती ने अपने कविता में लिखा कि मैं कहना चाहता हूं कि यह कायरों का देश है, जहां पर लोग चलने को आगे चलते हैं और देखने को पीछे देखते हैं, घुनी लकड़ियों के धनुष बनाते हैं और विवेक के नाम पर प्रत्यंचा चढ़ाने से मना कर देते हैं। वास्तव में हमारा खून क्यों नहीं खौलता है? ऐसी घटनाएं जब नंगी महिलाओं को नंगा करके परेड कराया जाता है और हम भारतवासी कहते हुए अपने को शर्मिंदगी से डूबा हुआ महसूस क्यों नहीं करते? इतने के बावजूद भी हम राजनीतिक बयान बेशर्मी के साथ कैसे दे सकते हैं? आखिर क्या इन लोगों की आत्मा मर गई है? यदि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये वास्तव में किसी न किसी प्रकार के प्रलोभन के वश में आकर के किराए के विचार के रूप में बोल रहे हैं। टीवी पर जो बहस आती है, कभी दंगल होता है, कभी कुछ होता है, और जिस तरह से विभिन्न दलों के प्रवक्ता गलत को सही और सही को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, उसे देख करके शर्म आती है। क्या सारी बौद्धिकता इतने में सीमित होकर के रह गई है कि कैसे गलत को गलत
न कहकर के गलत को सही सिद्ध कर दिया जाए और सही को गलत सिद्ध कर दिया जाए। एक विवेकशील प्राणी जिसमें मानवता है, जिसमें मानवीय मूल्य हैं, वह इतना हृदयहीन और विवेकहीन कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि मुर्गे की तरह से उनको लड़ाने वाले लोग उनके लिए दाना फेंकते रहते हैं, उनके दाने को चूक कर उनके इशारे पर वे लोग गुटुरगू करते रहते हैं। इसीलिए मुझे बहुत कोफ्त हो रही थी कि आखिर ऐसे मुद्दों पर सही बात निष्पक्ष तरीके से कौन कहेगा। आप सब जानते हैं कि हमारा ये चैनल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इस प्रकार के राजनीतिक मुद्दों से हम आमतौर पर परहेज करते हैं। लेकिन मणिपुर की यह जो निंदनीय घटना घटित हुई, उसने मुझे इतना व्यथित कर दिया कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आम जनता से संपर्क स्थापित करने के लिए विवश हो गया, ताकि अपने हृदय की बात को जनता तक पहुंचा करके जो हमारा कर्तव्य बोध था, उस कर्तव्य बोध को पूरा कर सकूं और जो व्यग्रता थी उस व्यग्रता को शांत कर सकूं। और मुझे उम्मीद है कि जनता भी ऐसा चाहती है कि कोई तो हो जो जनता के सामने निर्भीक विवेक के साथ सही बात को सही ढंग से प्रस्तुत करे, न कि राजनीतिक दलों का मोहरा बन करके वोट बैंक के नजरिए से। एक बात और है कि राजनीति बहुत नशीली है, राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है। तो क्या हमें इस राजनीति से दूर रहना चाहिए? प्लीज नो पॉलिटिक्स जैसे जुमलों का इस्तेमाल करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि बहुत पहले सिकंदर के गुरु, प्लेटो के शिष्य, महान यूनानी दार्शनिक, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने कहा था कि यदि अच्छे लोग राजनीति का दायित्व संभालने के लिए आगे नहीं आएंगे तो उन्हें बुरे लोगों के शासन से शासित होने के लिए अभिशप्त होना ही पड़ेगा। इतना साल पहले, आज से लगभग 2400 साल पहले इस बात को अरस्तु ने कहा और वो बात आज हमारे देश पर लागू हो रही है कि हम कब तक राजनीति को गंदा कह करके राजनीति से स्वयं को अलग रखेंगे और राजनीतिक दलों की बंदरबाट का शिकार होते रहेंगे। इसलिए राजनीति में न आते हुए भी हम राजनीति की गंदगी के विरुद्ध आवाज तो उठा सकते हैं। इन राजनीतिक दलों के सामने हम अपनी बात को इस ढंग से पहुंचा तो सकते हैं कि वे ये ना समझें कि जनता मूर्ख है। जनता सब कुछ जान रही है, पहचान रही है और चाहे धर्म के नाम पर या तथाकथित छद्म पंथ निरपेक्षता के नाम पर जनता को बांटने और जनता का ध्रुवीकरण करने या वोट बैंक की राजनीति लंबे समय तक नहीं चलेगी। यदि देश के राजनेता नहीं सुधरते हैं तो जनता बहुत समय तक इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगी। अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं इसके साथ ही कवि दिनकर की इस पंक्ति के साथ
कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सुधर जाओ, यदि नहीं सुधरोगे तो जनता आपका कॉलर पकड़ने ही वाली है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पार्टी के हो, आप सत्ता पक्ष में हो या आप विपक्ष में हो। हर रात का अंत होता है, बहुत हो गया है। जैसा कवि दुष्यंत ने लिखा कि पीर पर्वत हो गई है अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग तो वो आग जलनी चाहिए। पीर पर्वत हो गई है अब पिघलनी चाहिए। तो वास्तव में अब ये पीर पर्वत सी हो गई है और पिघल करके रहेगी। और हम सब जानते हैं कि जब ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं तो नदियों में क्या समुद्र का सतह भी काफी ऊपर उठ जाता है और बड़े बड़े महानगरों को डुबो लेता है। इसी तरह से जब ये पीर पिघलेगी तो बड़े बड़े राजनीतिक दलों को अपने आगोश में डुबो लेगी। इसलिए समय रहते हुए चेत जाइए। मैं अपने देश के नेताओं से यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।